वेलकम बैक टू फ्रेंड्स एजुकेशनल एफर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बात करेंगे एग्रीकल्चर की क्लास की, तो जो जेट आई से BHU के लिए इम्पोर्टेंट है। आज की टॉपिक रहेगा खरीफ फसलों के मुख्य रोग। खरीफ के फसलों के मुख्य रोग। तो बाजरे के मुख्य रोग होंगे बाजरे का मजदूर रोग में लासिता रोग, जिसको हम छाछिया रोग के बारे में भी जानते हैं, जिसपे हम पत्तियों पर सफेद रंग की फफूंद देखते हैं पत्तियों के निचली सतह पर। हरित बाली रोग को जोगिया रोग यानी जोगिया रोग भी कहते हैं, जिसके अंदर पत्ती बाली के स्थान पर हरी संरचना दिखाई देती है पत्तीनुमा, जिसलिए इसे हरित बाली रोग भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसके खोज किसने की थी, यानी बाजरे के मजदूर लासिता रोग है या हरित बाली रोग है, इस दोनों की खोज किसने की। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन E.J. बटलर ने भारत में 1907 में इन दोनों रोगों की खोज की थी। तो इस रोग का कारण क्या है, इस रोग का पैथोजन कौन है। तो इस रोग का पैथोजन स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला कवक है, यानी यह बीमारी कवक जनित है। ये एक बार जिस खेत में हो गई है तो वह अगर मरदोड है या बीजोड़ रोग है हो जाती है। इस दोनों रोगों के केमिकल ट्रीटमेंट बात करूँ तो मैनकोजेब या मेटालेक्सिक दोनों के डायग्राम मात्रा बीज उपचार करनी चाहिए। वह जब लक्षण दिखाई दे तो इनके प्रति लीटर पानी में मात्रा घोलकर छिड़काव करना चाहिए। तो हमारा बाजरे का दूसरा रोग हो जाएगा बाजरे का अर्गट चेपा रोग। इस रोग में मैं आपको बताऊं तो अर्गट का सामान्य अर्थ होता है स्क्लेरोसियम। अर्गट का सामान्य अर्थ होता है स्क्लेरोसियम, यानी इसमें एल्कोलॉइड होते हैं, इसमें भूरे रंग के एल्कोलॉइड्स होते हैं, यानी इसके दानों के स्थान पर एल्कोलॉइड्स बन जाते हैं, जिसे अर्गोटीन कहते हैं या अर्गोटॉक्सिन कहते हैं, जिसको खाने से मनुष्य या पशुओं में रोग हो जाता है, जिसे अर्गोटिज्म कहते हैं। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य में होने वाले रोग को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अर्गोटिज्म कहते हैं। मनुष्य में होने वाले रोग को अर्गोटिज्म कहते हैं, जो बहुत ही हानिकारक होता है। तो इस रोग लक्षण में पुष्प यानी जब बाली निकलती है बाजरे के अंदर, तो इस रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। तो इसके लक्षण है वो दो अवस्था होती है प्रकट होने के। एक तो मधु बिंदु अवस्था, यानी जब इसके बाली निकलती है तो इसके चारों तरफ द्रव जैसी यानी शहद जैसी संरचना, शहद जैसी लिक्विड चारों तरफ फैल जाती है और उसे पपड़ी नुमा संरचना बना लेती है। तो दूसरी अवस्था है स्क्लेरोस अवस्था, यानी मधुबिंदु अवस्था के 10 दिन बाद रोगग्रस्त बालियों में दानों के स्थान पर भूरे कोकल्स स्क्लेरोसियम बढ़ जाते हैं। तो इन दोनों के रोग का कारण क्या है इस बाजरे अर्गट चेपा रोग का, तो इसका पैथोजन होगा क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस कवक, यानी यह भी कवक जनित बीमारी है। तो हमारा नेक्स्ट क्रॉप हो जाएगी कपास, कॉटन। तो हमारे ये सबसे इम्पोर्टेंट कपास की बीमारी है, ये कपास की सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी है कपास का मलानी रोग, जिसे हम कॉटन बेल्ट कहते हैं। हम आम भाषा में यानी साधारण भाषा में कहें तो खेड़ा रोग, एक बार जिस खेत में आ गया तो उस खेत में बार बार आता है, यानी ये खेत में एक जगह दिखाई नहीं देकर अलग अलग जगह पे छितरा दिखाई देता है। तो इसका रोगजनक हो जाएगा फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। जिस भी फसल में उखेड़ा रोग आता है उस फसल के रोगजनक का क्या नाम होगा, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। इसकी स्पीसीज होती है, ये अलग अलग होती है। जैसे कपास का मलानी रोग है, इसके अंदर हो जाएगा वाइस फैक्ट्रम कवक, यानी ये भी कवक जनित बीमारी है। तो हमारे इस मलानी रोग में इसे मुरझाना या उकटाना भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा काली मृदाओं में रोग होता है, तो इस खेत में ये छोटी छोटी जगहों में प्रकट होता है, इसलिए इसे उखेड़ा रोग कहते हैं।
रोगजनक हो गया फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। तो इसमें हम अगर इसके रोकने के उपाय देखें तो रोकने के केमिकल ट्रीटमेंट देखें तो केमिकल में सिर्फ कवकनाशी उपचार बीज उपचार करना चाहिए, जैसे कार्बोनिज्म 0.1% कवकनाशी से बीज उपचार करना चाहिए। अगर हम बात करें इसके कल्चरल मैनेजमेंट यानी सस्य क्रियाएं, जैसे हम तो इसका मृदा का शोधीकरण करना चाहिए, जिसमें खेत में छोटे जीव होते हैं ये नष्ट हो जाए, या अप्रपोषी फसलों यानी फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र अपनाना इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट क्रिया है खेतों में। या खेतों में मैं कहूँ तो NPK जिंक यानी इन सभी खनिज पदार्थों को संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। ये बाजरे का इम्पोर्टेंट रोग है, कपास का। तो हमारा अगला क्रॉप हो जाएगी मूंगफली। मूंगफली का ये रोग इम्पोर्टेंट है क्योंकि मूंगफली में ये दो तरह से आता है। मूंगफली यानी ग्राउंड नट, लीफ स्पॉट ऑन टिका डिजीज ऑफ ग्राउंड नट। तो इसके अंदर मूंगफली इस रोग में उपज में 20 से 25% तक कमी आ सकती है अगर ये रोग होता है। इसके लक्षण दो तरह से आते हैं। मूंगफली का एक अगेती दबा रोग होता है, यानी ये जल्दी रोग हो जाता है, और पछेती रोग ये फसल में देरी से आता है। तो अगेती दबा रोग होता है ये फसल के बोने के 3 से 4 सप्ताह के बाद भी प्रकट होने लगते हैं, लेकिन जो पछेती दबा रोग है इसमें पौधों के 6 से 8 सप्ताह बाद प्रकट होने लगते हैं। तो मूंगफली अगेती दबा रोग है, इसका कारण क्या है? सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला, सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला। तो मूंगफली का पछेती दबा रोग है, इसका कवक है इसमें सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम, सर्कोस्पोरिडियम पर्सोनेटम रोग होता है। अगर हम इसके केमिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसके बीज उपचार करना चाहिए थायरम या कैप्टान से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम। और अगर खड़ी फसल में इस रोग का दिखाई दे तो कार्बनिज्म 1.5% का 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करना चाहिए। गर्मियों में गहरी जुताई करनी चाहिए। तो हमारी अगली फसल होगी मूंगफली का दूसरा रोग हो जाएगा मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग, यानी ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा ये रोग आता है। ये एक विषाणु जनित रोग है, यानी ये वायरस जनित रोग है। यह आगे से आगे फैलता है, तो ये बुआई के क्षेत्र में आगे से आगे चलता है। इस रोग में मूंगफली के इस रोग में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु में ज़्यादा हो, लेकिन राजस्थान में ये विशेषकर कुछ ज़्यादा ही है। बुआई के 30 से 35 दिन बाद, यानी जब बुआई करते हैं मूंगफली की उसके 30 से 35 दिन बाद इस रोग अगर रोग फसल में आता है तो 30 से या 35 दिन के अंदर ये प्रकट, हम 1 महीने बाद फसल बुआई के हमारी इसके लक्षण प्रकट होने दिखाई दे देते हैं। यानी इस रोग में पौधे अत्यधिक गहरे रंग के, यानी ज़्यादा गहरे रंग के पौधे हो जाते हैं, हरे रंग के, और पौधों पर खेत में एक साथ छोटे छोटे चकते बन जाते हैं। पौधों के पत्तियों पर रिंग यानी गोल गोल आकार के पीले धब्बे बन जाते हैं। इस रोग का वायरस है इंडियन पिनेंट क्लम्प वायरस। तो इसके संचरण यानी ये रोग एक जगह से आगे रोग दूसरी जगह कौन फैलाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट होगी कि इसका संचरण कौन करता है। यानी मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग हो गया, मानो थोड़ी जगह खेत में हो गया, लेकिन इसका आगे संचरण कौन करता है, तो इसका
सफेद मक्खी करता है संचरण, सफेद मक्खी करता है, जो जिसका बॉटनिकल नेम है पॉलीमिक्सा ग्रेमिनस होता है, पॉलीमिक्सा ग्रेमिनस। यह रोग मृदा जनित और मर्दोड और बीजोड दोनों तरह का होता है। तो हम अगले क्रॉप की बात करते हैं। हमारी अगली क्रॉप होगी कपास, जिसका रोग है कपास का जीवाणु अंगमारी रोग, जैसे कोणीय पत्तधब्बा, काली भुजा भी कहते हैं। तो इसमें मैं बताऊं तो आपको कपास के अंदर पिछली मूंगफली में उपचार एक तरह के होंगे, लेकिन कपास के अंदर बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन, तो इसके कोणीय धब्बा, काली भुजा नाम से भी जाना जाता है। और इसके लक्षण 4 तरह से, यानी 4 अवस्थाएं होती है नवजात, जैसे आपको मैं बता दूं 4 अवस्थाएं होती है इसकी। जब आपको 4 अवस्था में नाम बताऊंगा, आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पर अभी तक। नवजात पादप अंगमारी, कोणीय अंगमारी, काली भुजा अवस्था, बोल सड़न अवस्था। मैं आपको बता देता हूँ ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी स्टेज पर आती है। तो नवजात पादप अंगमारी है, यानी सीडलिंग ब्लाइट, यानी ये तो बीज पर ही जो भ्रूण होता है उसके ऊपर ही, ये तो भ्रूण से ही बाहर निकलता है ये रोग सहित। नवजात पौधों के बीज पत्रों पर जलासिक्त धब्बे बनते हैं जो काले से भूरे रंग के होते हैं, जिससे पौधा मुरझाकर सूख जाता है। दूसरा है कोणीय अंगमारी रोग, जिसके अंदर परिपक्व पौधे की पत्तियों पर जलासिक्त धब्बे बनते हैं, यानी जब पत्तियां पूर्ण रूप से पत्तियां परिपक्व हो जाती है तो उन पौधों पर जलासिक्त काले रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिसे कोणीय यानी गोल धब्बे होते हैं तथा मुख्य सूक्ष्म सिराएं होती है वो गिरी रहती है, जिसलिए इसे कोणीय अंगमारी कहते हैं। एंगल स्लिप स्पॉट। तो हम तीसरा स्टेज आ गई काली भुजा अवस्था। तनाव शाखाओं पर गहरे भूरे से काले रंग के धब्बे प्रकट होते हैं, यानी इसे ब्लैक आर्म कहते हैं, यानी इसकी भुजा होती है उसके ऊपर काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। चौथी स्टेज होती है बोल सड़न अवस्था, यानी जब बोल पर भी जलाशय धब्बे बन जाते हैं जो बाद में गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं, तो इस प्रकार रुई की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसके अंदर बोल सड़न अवस्था है, इसके अंदर अगर ये रोग हो जाता है तो अंदर रुई की गुणवत्ता खराब हो जाती है, यानी इसका रेशा खराब हो जाता है। तो अगर हम बात करें इसके रोगजनक की, तो इसका रोगजनक हो जाएगा जेंथोमोनास एक्जेनोपोंडिस पेथोवार मालवेसी जीवाणु, यानी मालवेसी इसका कुल होता है। कपास मालवेसी कुल का होता है। तो मैं इसमें अब हम कल्चरल क्रिया देखते हैं, यानी कल्चरल मैनेजमेंट देखते हैं। तो इसमें फसल चक्र अपनाना चाहिए तथा इसमें बीज उपचार करना चाहिए। तो हम इसके केमिकल उपचार के बारे में देखते हैं। तो बीजों को रुई रहित करना चाहिए, यानी बीजों को रुई रहित कर सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल में डुबोकर साफ पानी से धोकर बुआई करना चाहिए था। एंटीबायोटिक्स स्टेप्टोसाइक्लिन के 100,000 ppm के घोल में बीजों को 8 से 10 घंटे में भिगोकर सुखाने के बाद बुआई काम में लेना चाहिए। तुम्हारा अगला 5वां रोग हो जाएगा, यानी 5वीं क्रॉप के कौन सा रोग हो गया? भिंडी का पीत सिरा मोज़ेक रोग। भिंडी का पीत सिरा मोज़ेक रोग, यानी भिंडी के पत्ती के अंदर जो पर्ण के अंदर जो सिराएं होती है वो पीली पड़ जाती है या उभर कर बाहर आती है, मोज़ेक रोग, यानी यह रोग भी वायरस जनित होता है। यह भी बुआई के लगभग 30 से 35 दिन के अंदर विषाणु का संक्रमण हो जाता है, जो फसल उत्पादन में 94%, यानी यह सबसे खतरनाक होता है भिंडी का रोग। यह भिंडी का सबसे खतरनाक रोग होता है क्योंकि इसके अंदर 94% तक हानि हो सकती है। 94% तक हानि हो सकती है। अगर यह 50% यानी 50 दिन पर संक्रमण होता है तो 84% की हानि होता है। अगर 35 दिन के अंदर इस फसल पर संक्रमण होता है तो 94% तक हानि हो सकती है। इसमें रोगग्रस्त पौधों की पत्तियों पर पीली सिरों का जाल बन जाता है, जैसे हम पिंपल के पत्ते देखते हैं, उसी प्रकार भिंडी के पौधों में ऊपर बालनुमा संरचना होती है, उसके पीछे यानी संपूर्ण पर्ण पर जो सिराएं होती है वो उभर कर बाहर निकल जाती है।
और मोटी होकर पीली पड़ जाती है। जैसे फल छोटे, विकृत, पीलापन लिए हुए, यानी खराब, उपज में भारी कमी आ जाती है। इसका रोगजनक क्या है? भिंडी का पीछे सिरा मोजेक रोग है। इसका रोगजनक कौन होता है? तो इसका रोगजनक होगा भिंडी पीछ सिरा मोजेक रोग, यानी मोजेक विषाणु रोग। इसका रोग कारक होगा भिंडी पीछ सिरा मोजेक विषाणु है। इसका विषाणु है जो जेमिनिडी कुल से संबंधित है। लेकिन इसमें संचरण कौन करता है? पिछले की तरह इसमें रोग में भी संचरण सफेद मक्खी करती है, जिससे पॉलीमिक्सा गेमिनस होता है। तो हम इसके बात करें कल्चरल मैनेजमेंट, तो इसमें रोगी पौधों को उखाड़ देना चाहिए, खरपतवारों को नष्ट करना चाहिए, और संरोधन प्रतिरोधन का पालन करना चाहिए। और इसके हम अगर बात करें केमिकल मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले इसके रोग का संचरण करता है, यानी सफेद मक्खी, उसकी रोकथाम के लिए डाइमिथोएट यानी जिस रोगर या इमिडाक्लोपिड कॉन्फिडोर का प्रयोग करना चाहिए तथा इसे बायोलॉजिकल तरीके से, यानी नीम का तेल 0.2% का छिड़काव कर भी हम इसे बचा सकते हैं। तो हमारा अगला रोग हो जाएगा टमाटर का पर्णकुंचन रोग, जिसे माथाबंदी भी कहते हैं। यानी स्थानीय भाषा में इस रोग को टमाटर का माथाबंदी रोग भी कहते हैं। यदि इस रोग के रोपण में, यानी इस टमाटर की बुआई के बाद अगर 20 दिन के अंदर ये रोग आ जाए तो लगभग 92% फसल नष्ट हो जाती है। अब हम बता देता हूँ कि इस रोग में अगर टमाटर के इस फसल में संक्रमण होता है इस रोग का, तो इसमें लक्षण हो जाएंगे पत्तियों का छोटा रहना, कपाकार में मुड़ना, किनारों से पीला पड़ना, शीर्ष पर गुच्छों में दिखाई देना, यानी पौधा झाड़ीनुमा हो जाता है। इस रोग का रोग कारक हो जाएगा टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस, यानी यह विषाणु जनित रोग है। ये भी जेमिनिडी वर्ग कुल से संबंधित है, यानी इसमें आनुवंशिक पदार्थ सिंगल स्ट्रैंड DNA होता है। तो ये भी इसमें अगर वायरस जनित रोग है तो उनको सफेद मक्खी जरूर फैलाएगी। सफेद मक्खी फैलाती है इन रोगों को, इसलिए सफेद मक्खी का अगर ऐसा कोई रोग हो और उनको सफेद मक्खी फैला रही है तो आप सबसे पहले सफेद मक्खी का रोकथाम कीजिए। सफेद मक्खी की रोकथाम करने के लिए डाइमिथोएट यानी रोगर का 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल करें, या फिर इमिडाक्लोपिड यानी कॉन्फिडोर का 5 ml प्रति 15 लीटर पानी 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में टमाटर के इस रोग में सफेद मक्खी के साथ साथ अमरबेल के तने और बीजों के साथ भी फैलता है। अगर इस रोग के हम सस्य यानी कल्चरल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो टमाटर के पौध को खेत में रोपाई से पूर्ण स्वस्थ हो इसकी जांच कर लेनी चाहिए तथा विषाणु मुक्त पौधों का उपयोग करना चाहिए तथा नर्सरी में 40 मेष का जाल उपयोग करना चाहिए। तो अगर हम इसके केमिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो सफेद मक्खी रोकथाम के लिए आपको दवाई बताई दी गई है और और नीम की खली का उपयोग करें, रोगरोधी किस्मों का भी उपयोग करें, इसलिए इस रोग से बचा जा सकता है। अगर हमारा नेक्स्ट क्रॉप हो जाएगी टमाटर का अगेती झुलसा रोग। तो इस रोग की बात करते हैं तो इस रोग में पत्तियों का गोलाकार या कोनी हल्के भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं जो पीले गहरे रंग में घिरे रहते हैं। इस रोग में उपज में भारी कमी आती है। इस रोग का रोगजनक हो जाएगा अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक होता है जो मर्दाजनित होता है। अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक मर्दाजनित कवक है, दो मर्दाजनित यानी ये मर्दा में बना रहता है, जिसके कोनेडिया मर्दा में बने रहते हैं जो अगली फसल में संक्रमण करता है। अगर इसके हम केमिकल उपचार देखें तो ये कवक जनित है, इसलिए मेनकोजेब डायग्राम प्रति लीटर का छिड़काव करना चाहिए। हम इसके अगर
कल्चरल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो गर्मियों में गहरी जुताई करें, लंबा फसल चक्र अपनाएं। हाँ, तो आप इनमें से आपको कॉमन क्लासें मिलेगी। तो कॉमन पॉइंट में इसमें आपको बता देता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी कवक द्वारा जनित कवक रोग मिलता है तो इसको केमिकल ट्रीटमेंट, अगर आप उसका केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो मैनकोजेब डाइथेनियम 45 का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव करें 10 से 15 दिनों के अंतराल पर। या वायरस जनित बीमारी है तो उनका संचरण सफेद मक्खी करती है, इसलिए सफेद मक्खी को इमिडाक्लोपीड या फिर कॉलफिडोर या डाइमिथोएट रोगर से उपचारित करें। या फिर इसमें जैसे टमाटर का पर्णकुंचन रोग है तो इसमें पौध घर से स्वस्थ पौध उपयोग करें। खेत में हमेशा खरपतवार रहित करना चाहिए खेत को, कभी भी खरपतवारों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो हाँ, तो गाइज क्लास कैसी लगी आज की क्लास? हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। चलेगी ऐसी ही क्लासें, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।